हाँ तो दोस्तों सभी को नमस्कार। मैं राजेंद्र चौधरी सिलेक्टेड एलडीसी। जैसा कि आप सभी को पता है राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी का एग्जाम होने जा रहा है। मात्र 10 से 12 दिन का समय इसके एग्जाम में शेष रहा है। तो आपकी इस तैयारी को मजबूत करने के लिए टॉपर्स एजुकेशन राजस्थान के इस डिजिटल मंच पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है राजस्थान हाई कोर्ट की एग्जाम में इस बार राजस्थान जीके को भी शामिल किया गया है। पहले इस भर्ती की परीक्षा में हिंदी और इंग्लिश का सेशन पूछा जाता था, जबकि इस बार पहली बार राजस्थान जीके को इसमें शामिल किया गया है और कुल 150 प्रश्नों में से 50 क्वेश्चन शुद्ध राजस्थान जीके के पूछे जाएंगे। अतः आपकी इस तैयारी को ध्यान में रखते हुए इसको और अधिक मजबूत करने के लिए मैं आपके लिए राजस्थान जीके के प्रश्नों की एक बहुत ही महत्वपूर्ण श्रृंखला यहाँ पे लेके आया हूं, जिससे आपको एग्जाम में काफी मदद मिलने वाली है। आपकी एग्जाम की इस तैयारी में 4 चांद लग जाएंगे। इन क्वेश्चनों को देखिए दोस्तों, और आप एग्जाम हॉल में बैठने से पहले इन प्रश्नों को एक बार जरूर देखे जाएं, जरूर पढ़कर जाएं, क्योंकि इन प्रश्नों में से हूबहू प्रश्न आपको बिल्कुल एज ए टेज क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। तो आइए इस क्वेश्चनों की इस लड़ी को प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम की आज से हम शुरुआत करने जा रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, ये कौन कौन से क्वेश्चन है, कैसे क्वेश्चन है और इनसे एग्जाम में आपको क्या क्या पूछने को मिल सकता है, कौन कौन से क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, तो हम इन क्वेश्चनों के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। और अपनी ये क्लास कंटिन्यू एग्जाम तक जारी रहेगी। अधिक से अधिक क्वेश्चनों को हम यहाँ पे पढ़ने की कोशिश करेंगे। आज अपनी ये पहली क्लास है। तो आ जाइए, देखिए पद्मश्री कृपाल सिंह शेखावत का संबंध है। क्वेश्चन पूछा गया है पद्मश्री जो कृपाल सिंह शेखावत हैं उनका संबंध इन चारों ऑप्शनों में से किस कला से है या किस नृत्य से है। देखिए पद्मश्री कृपाल सिंह जो शेखावत थे, इनको क्या है पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि इनको जो ये पद्मश्री अवार्ड दिया गया था ये किस कला के लिए दिया गया था। तो देखिए कृपाल सिंह शेखावत को जो पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था वो मांडना से बिल्कुल नहीं, उस्ता कला नहीं, ब्लू पोट्री। तो इसका अपना जो उत्तर रहेगा दोस्तों वो क्या रहेगा, ब्लू पोट्री के लिए इन पद्मश्री अवार्ड इन्हें दिया गया था। अब क्वेश्चन ये बनता है कि इनको पद्मश्री अवार्ड जो दिया गया था वो कब दिया गया था, इन्हें पद्मश्री अवार्ड से कब सम्मानित किया गया था। तो देखिए दोस्तों सन 1974 में कृपाल सिंह शेखावत को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था और ये ब्लू पोट्री के लिए दिया गया था। अब अगर इनके जन्म की मैं बात करूं तो पद्मश्री कृपाल सिंह जो शेखावत थे इनका जन्म हुआ था दोस्तों सन 1922 ईस्वी में। सन 1922 ईस्वी में इनका जन्म होता है और 1974 में पद्मश्री अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया जाता है। साथ ही इन्हें पद्मश्री अवार्ड के अलावा इस कला के लिए एक और पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उस पुरस्कार का नाम था दोस्तों शिल्प गुरु सम्मान पुरस्कार। उस पुरस्कार का नाम था शिल्प गुरु सम्मान पुरस्कार। शिल्प गुरु सम्मान पुरस्कार से भी इन्हें सम्मानित किया गया था। और इस पुरस्कार के लिए इन्हें कब सम्मानित किया गया था, इन्हें सम्मानित किया गया था दोस्तों सन 2000 ईस्वी में। सन 2000 ईस्वी में इन्हें शिल्प गुरु सम्मान से 1974 में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया। कृपाल सिंह जी का जन्म 1922 में हुआ था और 2008 में इनका क्या हुआ, देहांत हुआ। अब अगर मैं बात करूं ब्लू पोट्री, तो पोट्री जो होती है दोस्तों ये बर्तन बनाने की एक कला होती है। चीनी मिट्टी से बर्तन बनाने की कला को पोट्री कहा जाता है। और जो ब्लू पोट्री है इसका नाम इसीलिए पड़ा क्योंकि इसमें सर्वाधिक नीले रंगों का प्रयोग किया जाता था। बात करूं ब्लू पोट्री कहां की प्रसिद्ध है, तो ब्लू पोट्री जो है दोस्तों ये जयपुर की प्रसिद्ध है। ब्लू पोट्री जयपुर की प्रसिद्ध है। यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ब्लू पोट्री का संबंध राजस्थान के किस जिले से है, तो जिला जयपुर हो गया। कृपाल सिंह शेखावत को इस कला के लिए सन 1974 में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, प्रश्नों की इस लड़ी में अपना अगला क्वेश्चन है राजकुमार अजीत सिंह को जोधपुर का राज्य पुनः दिलाने में किसका सर्वाधिक योगदान रहता है।
तो जो अजीत सिंह हैं ये जोधपुर के शासक थे, लेकिन इनको ये राज्य दिलवाने में किनका सबसे बड़ा योगदान रहता है? तो वो व्यक्ति थे, उनका नाम था वीर दुर्गादास राठौड़। दुर्गादास राठौड़ का इन्हें राज्य दिलवाने में काफी योगदान रहता है। जब इनके पिता जसवंत सिंह का देहांत होता है तो मुगल शासक औरंगजेब अजीत सिंह व इनकी माताजी को गिरफ्तार करके कैद में डाल देते हैं। वीर दुर्गादास राठौड़ अपनी चतुराई से, अपने विवेक से इनको कैद से छुड़वाते हैं और मारवाड़ में पहुंचा देते हैं। अब वहां पर इनका राज्याभिषेक होता है। कब होता है? 1707 में। जब औरंगजेब की मृत्यु होती है तो ये वहां के शासक बने जाते हैं। अतः अजीत सिंह को जोधपुर का राज्य दिलाने में सर्वाधिक योगदान रहा था दुर्गादास राठौड़ का। अगला क्वेश्चन है दोस्तों अपना कि राजस्थान की अधिकांश वर्षा किन मानसूनी पवनों से होती है? राजस्थान में जो सर्वाधिक वर्षा होती है उसके लिए किन मानसूनी पवनों को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है? तो देखिए दोस्तों, राजस्थान में सर्वाधिक जो वर्षा होती है वो होती है अरब सागर के मानसून से। लिखिए, अरब सागर के मानसून से। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा अरब सागरीय मानसून से होती है। और राजस्थान में औसतन वर्षा है वो कितना प्रतिशत है? औसतन वर्षा का प्रतिशत है दोस्तों अपने 57.51 सेंटीमीटर राजस्थान में वार्षिक औसत वर्षा देखने को मिलती है। बात करूं राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा किस जिले में होती है? तो राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा झालावाड़ जिले में होती है। सर्वाधिक वर्षा झालावाड़ जिले में होती है। अगर मैं स्थान की बात करूं कि राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पे होती है, तो स्थान में नाम आएगा माउंट आबू का। स्थान में नाम आएगा दोस्तों माउंट आबू का। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान माउंट आबू है, सर्वाधिक वर्षा वाला जिला झालावाड़ है और राजस्थान में औसतन वर्षा है 57.51 सेंटीमीटर। और सर्वाधिक वर्षा अरब सागरीय मानसून, जिसी का दूसरा नाम है दोस्तों दक्षिणी पश्चिमी मानसून। दक्षिणी पश्चिमी हवाओं से राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा होती है। अतः क्वेश्चन का उत्तर रहेगा दोस्तों विकल्प सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य जसनाती संप्रदाय के अनुयायियों द्वारा किया जाता है? जसनाती संप्रदाय के अनुयायियों द्वारा राजस्थान में कौन सा नृत्य किया जाता है? तो इनके अनुयायी कहां पर देखने को मिलते हैं? जो जसनाती संप्रदाय है वो है कतरियासर बीकानेर का। कतरियासर बीकानेर में जसनाती संप्रदाय का प्रमुख स्थान है और इनके जो अनुयायी होते हैं वो किस जाति के हैं? वो है जसनाती संप्रदाय के सिद्ध जाट हैं। उनके द्वारा जो नृत्य किया जाता है वो नृत्य है दोस्तों अग्नि नृत्य। अतः जसनाती संप्रदाय के सिद्ध जाटों द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता है। इस नृत्य का मंचन दोस्तों जलते हुए धधकते हुए अंगारों पर किया जाता है तथा ये कतरियासर बीकानेर का प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों अपना, अगला क्वेश्चन है देखिए, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस शहर में होली के दौरान रम्मत का आयोजन किया जाता है? रम्मत का आयोजन होली के दौरान राजस्थान के निम्नलिखित में से किन जिलों में किया जाता है? तो देखिए, जो रम्मत है दोस्तों ये पश्चिमी राजस्थान में फेमस है। यह एक लोक नाट्य है। रम्मत क्या है? रम्मत एक लोक नाट्य है। रम्मत एक लोक नाट्य है, पश्चिमी राजस्थान में प्रसिद्ध है। इसकी शुरुआत जैसलमेर से हुई थी। इसकी शुरुआत कहां से हुई थी? रम्मत की शुरुआत जैसलमेर से हुई थी। अतः होली के दौरान जो रम्मत का आयोजन किया जाता है वो जैसलमेर जिले में किया जाता है। दोस्तों होली के दौरान ही रम्मतों का हमेशा आयोजन किया जाता है। इनकी शुरुआत, अगर रम्मत की शुरुआत की मैं बात करूं तो रम्मत की शुरुआत की थी तेज कवि नाम के एक व्यक्ति ने। तेज कवि नाम के एक व्यक्ति को इनकी रम्मत शुरुआत करने का श्रेय दिया जाता है और उनके द्वारा जो रम्मत थी उस रम्मत का नाम था स्वतंत्र बावनी। स्वतंत्र बावनी उनकी प्रसिद्ध रम्मत का नाम था। एक प्रसिद्ध रम्मत है दोस्तों जिसका नाम है हेड़ाऊ मेरी की रम्मत। तो नोट कीजिए, हेड़ाऊ मेरी की रम्मत। हेड़ाऊ
मेरी की रम्मत, ये रम्मत कहां की प्रसिद्ध है? तो ये रम्मत बीकानेर की प्रसिद्ध है। हेड़ाऊ मेरी की जो रम्मत है ये रम्मत बीकानेर की प्रसिद्ध है। और इसका जो सूत्रपात किया था दोस्तों वो किया था सव जवाहरलाल पुरोहित ने। अतः हेड़ाऊ मेरी की रम्मत का सूत्रपात सव जवाहरलाल पुरोहित जी ने किया था। जवाहरलाल पुरोहित जी ने किया था। दोस्तों रम्मत का आयोजन बीकानेर जिले में पाटों पर किया जाता है। अतः एक क्वेश्चन बनता है कि पाटों पर रम्मत का मंचन कहां किया जाता है? तो वो किया जाता है बीकानेर में। अतः ये रम्मत के बारे में पूछा गया क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों अपना, राजस्थान में कृषक आंदोलन का प्रारंभ सर्वप्रथम कहां से हुआ? तो आप सभी को पता है कि राजस्थान में कृषक आंदोलन प्रारंभ हुए तो उन सबका श्रेय किसको जाता है? वो है बिजोलिया किसान आंदोलन। अतः बिजोलिया किसान आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1897 में। 1897 में इनकी शुरुआत हुई और 1941 में ये आंदोलन समाप्त हुआ था। ये आंदोलन 43 साल तक चला था। राजस्थान का सबसे लंबा चलने वाला आंदोलन है, फिर भी अहिंसात्मक आंदोलन था। यहाँ क्या था दोस्तों, एक शासक था जिसका नाम था कृष्ण सिंह। उसने किसानों पर कर लगा दिए। कितने कर लगाए? लगभग 87 प्रकार के लाग बागे और कर लगा दिए। किसान परेशान हुए और किसानों ने एक सभा का गठन किया। एक गांव था, उस गांव का नाम था दोस्तों गिरधारीपुरा गांव। उस गांव का नाम था गिरधारीपुरा गांव। वहां पर किसान इकट्ठे होते हैं और उनका जो नेता था उनका नाम था नानजी पटेल और ठाकरी पटेल। किसानों ने अपनी समस्याएं उनको बताई तो उन्होंने भेजा शासक के पास मेवाड़ में। मेवाड़ के शासक ने इनकी एक भी बात नहीं सुनी। इनको कोई संतुष्टि वाला जवाब नहीं मिला तो इन्होंने कर दिया आंदोलन। अतः राजस्थान में किसान आंदोलनों की शुरुआत जो मानी जाती है, प्रारंभ जो माना जाता है, तो वो माना जाता है दोस्तों बिजोलिया किसान आंदोलन से। अगला क्वेश्चन है अपना, राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, एज इट इज एग्जाम में देखने को मिल सकता है। इसको नोट लगा के लिखिए आप कि राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का जो प्रयोग है वो सर्वप्रथम कब व किसने किया था? तो देखिए राजस्थानी भाषा जो है राजस्थान में बोली जाने वाली सामूहिक भाषाओं का एक रूप है। इनकी उपबोलियां मारवाड़ी है, मेवाड़ी है, डुंडाड़ी है, हाड़ौती है, मेवाती। इन सभी बोलियों को अगर मिलाकर एक नाम हम बताएं तो वो है दोस्तों राजस्थानी। तो इस राजस्थानी शब्द का जो प्रयोग है वो सर्वप्रथम किसने किया? तो वो किया था लेखक जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने सन 1912 में सर्वप्रथम किसका प्रयोग किया? सर्वप्रथम राजस्थानी शब्द का प्रयोग किया। इनकी एक पुस्तक थी, उस पुस्तक में इसने राजस्थानी शब्द का प्रयोग किया था जिसका नाम था जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने अपनी पुस्तक थी जिसका नाम था द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। पुस्तक का नाम था दोस्तों द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया नाम की पुस्तक में इन्होंने क्या किया? द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया नाम की पुस्तक ने सर्वप्रथम राजस्थानी शब्द का प्रयोग किया था। ये पुस्तक 1912 में चालू लिखी गई थी जिसमें सर्वप्रथम राजस्थानी शब्द का प्रयोग किया गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों अपना, राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम, राज्य का जो डेयरी विकास निगम है इसकी स्थापना कब की गई थी? डेयरी विकास निगम की स्थापना सन 1975 में की गई थी। इस डेयरी विकास निगम RSDDC राजस्थान स्टेट डेयरी डेवलपमेंट कमीशन की स्थापना कब की गई थी? वो की गई थी सन 1975 में। इसके 2 साल बाद यानी कि सन 1977 में इसका जो संपूर्ण कार्यभार था, इसकी जो संपूर्ण प्रक्रिया थी, इसका कामकाज किसे सौंप दिया गया? तो वो सौंप दिया गया था RCDF को, राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन को इसका पूरा कार्यक्रम दे दिया गया। अतः RCDF कब कार्य करने लगा था? 1977 में, जबकि राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम की स्थापना की गई थी 1975 में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों अपना कि संत गुण सागर व नाम माला किस संत द्वारा रचित है?
संत गुणसागर और जो नाममाला है ये क्या है दोस्तों, ये ग्रंथ है, ये पुस्तकें हैं। तो ये किनके द्वारा लिखी गई थी, तो ये दोस्तों राजस्थान के निम्नलिखित में से किस संत के द्वारा लिखी गई थी, तो ये लिखी गई थी संत दादू दयाल के द्वारा। संत गुणसागर और नाममाला एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। आप इस क्वेश्चन को नोट लगा के लिख लीजिए, इसकी रचना की थी संत दादू दयाल ने। अगला क्वेश्चन है दोस्तों अपना सुमेलित करने वाला। एक साइड राजस्थान की कुछ नदियां हैं और दूसरी तरफ इनके उद्गम स्थल हैं। आपको नदियों को उद्गम स्थल से मिलाना है और नीचे दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर का क्या करना है, चयन करना है। देखिए जो लूणी नदी है, तो लूणी नदी कहां से निकलती है, लूणी नदी निकलती है दोस्तों नाग पहाड़ अजमेर से, यानी पहला मिलेगा तीसरे से। दूसरी है बेड़च नदी, बेड़च नदी है जो कहां से निकलती है, बेड़च नदी निकलती है गोगुंदा की पहाड़ियों से। बेड़च नदी गोगुंदा की पहाड़ियों से निकलती है। गोगुंदा की पहाड़ियां कहां पर है, यह है दोस्तों राजसमंद में। राजसमंद में गोगुंदा की पहाड़ियों से निकलती है। लूणी नदी नाग पहाड़ अजमेर से निकलती है। और तीसरी है अपनी सोम नदी। सोम नदी है जो दोस्तों बिच्छा मेढ़ा की पहाड़ियां है, कहां पर है ये, उदयपुर में। बिच्छा मेढ़ा की पहाड़ियां उदयपुर में है, वहां से निकलती है। माही नदी है, ये विंध्याचल की पहाड़ियां है, कहां पर है, मध्य प्रदेश में है, यहां से ये निकलती है। अतः माही नदी कहां से निकली, माही नदी निकल गई दोस्तों अपने विंध्याचल की पहाड़ियों से और ये निकलती है बिच्छा मेढ़ा की पहाड़ियों से। अतः 3, 1, 4 और 2, 3, 1, 4 और 2 ऑप्शन बी रहेगा सही। अब क्वेश्चन बनता है एक महत्वपूर्ण कि राजस्थान में माही नदी का प्रवेश कहां से होता है। तो राजस्थान में जो माही नदी है दोस्तों उसका प्रवेश होता है खांडू नाम की एक जगह है, खांडू नाम की एक जगह है, ये जगह पड़ती है बांसवाड़ा में। खांडू बांसवाड़ा से राजस्थान में माही नदी का प्रवेश होता है और ये है जो इसका उद्गम है, ये विंध्याचल पहाड़ियां हैं मध्य प्रदेश में, जहां से इसका क्या होता है, उद्गम होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों अपना, अगला क्वेश्चन है एकलिंग महात्म में किस भाषा में लिखा गया। एकलिंग महात्म में एक ग्रंथ है, ये एक संगीत ग्रंथ है और इसका जो लेखक है उसका नाम है कान्ह व्यास। एकलिंग महात्म्य की रचना किसने की थी, ये की थी कान्ह व्यास ने। ये किसके काल में की थी, तो ये की थी कुंभा के काल में की थी, 14वीं शताब्दी में। कुंभा के काल में इसकी रचना की थी 14वीं शताब्दी में। 14वीं शताब्दी में कान्ह व्यास ने महाराणा कुंभा के काल में किसकी रचना की थी, एकलिंग महात्म्य ग्रंथ की रचना की थी और इसकी भाषा थी दोस्तों संस्कृत भाषा में इसकी रचना की गई थी। इस एकलिंग महात्म्य ग्रंथ में अब क्या क्या पूछा जा सकता है, देखिए क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि एकलिंगनाथ जी के मंदिर का वर्णन निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में है, तो ऑप्शन में देखने को मिलेगा एकलिंग महात्म्य ग्रंथ में। और इसमें सिसोदिया वंश का वर्णन है। सिसोदिया वंश का वर्णन किस ग्रंथ में है, एकलिंग महात्म्य ग्रंथ में। अतः इसकी रचना किस भाषा में हुई थी, वो हुई थी संस्कृत में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों बीजा व माला राजस्थान की किस जनजाति की शाखाएं हैं। राजस्थान की निम्नलिखित जनजातियों में से जनजातियां हो गई सांसी, डामोर, सैरिया और कंजर। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पूछ रहा बीजा माला निम्नलिखित में से किन जनजातियों की एक उपशाखा है या शाखा है। तो बीजा और जो माला है ये राजस्थान की सांसी जनजाति की क्या है, शाखाएं हैं। सांसी जनजाति है ये मूलतः राजस्थान की जनजाति है और ये क्या है, एक गुमंतु जनजाति है। एक जगह पे ये निवास नहीं करती, घूमती रहती है, 2 महीने कहां पे, फिर अगले 3 महीने कहां पे रहने लगेगी, अतः एक जगह नहीं टिकती है। इसकी 2 शाखाएं हैं, एक बीजा है, दूसरी क्या है, माला है। अब एक क्वेश्चन और है दोस्तों कि राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक सांसी जनजाति पाई जाती है, तो बताइए किस जिले में सर्वाधिक सांसी जनजाति का निवास है। तो सांसी जनजाति सर्वाधिक पाई जाती है राजस्थान के भरतपुर जिले में, अतः सर्वाधिक पाई जाती है ये जनजाति कहां पे, भरतपुर जिले में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सी झील जगमंदिर व जगनिवास के लिए प्रसिद्ध है। जगमंदिर और जगनिवास 2 महल है राजस्थान के, तो इन महलों के लिए कौन सी झील प्रसिद्ध है, तो
ये जो महल है दोस्तों ये किसी झील में स्थित है। उस झील का नाम यहाँ पे पूछा गया है, तो वो झील है दोस्तों पिछोला झील। पिछोला झील में दो टापू हैं, जहां पर एक पे जग मंदिर, एक पे जग निवास, दो महल बने हुए हैं। वर्तमान में इस जग मंदिर महल को होटल लेक पैलेस में तब्दील कर दिया गया है। होटल लेक पैलेस, इसे वर्तमान में होटल लेक पैलेस के नाम से जाना जाने लगा है। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि पिछोला झील है जो राजस्थान के किस जिले में स्थित है। पिछोला झील है ये राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित है। पिछोला झील है जो राजस्थान के उदयपुर जिले में है। ये एक मीठे पानी की झील है। मीठे पानी की झील है। इसका निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण पिच्छू नाम के एक बंजारे ने करवाया था। पिच्छू नाम के एक बंजारे ने करवाया था। एक बार दोस्तों राजस्थान पुलिस के एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया, नटनी का चबूतरा राजस्थान की किस झील के किनारे है? नटनी का चबूतरा राजस्थान की किस झील के किनारे है? तो नटनी का चबूतरा भी पिछोला झील के किनारे है। नटनी का चबूतरा भी पिछोला झील के किनारे है। ये झील उदयपुर में है। ये मीठे पानी की झील है। इसका निर्माण पिच्छू नाम के बंजारे ने करवाया था। क्वेश्चन पूछ लिया जाए, पिछोला झील का निर्माण राजस्थान के किस शासक के काल में हुआ था? तो इसका निर्माण जो हुआ था वो हुआ था राणा लाखा के काल में। राणा लाखा के काल में पिछोला झील का निर्माण हुआ। पिच्छू नाम के बंजारे ने करवाया। इसके अंदर दो महल हैं, एक जग मंदिर है, दूसरा जग निवास है। जग मंदिर महल को वर्तमान में होटल लेक पैलेस के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों अपना, पुरुषों द्वारा पहने जाने वाला आभूषण निम्नलिखित में से कौन सा है? 4 आभूषण दिए हुए हैं। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन है, किस विकल्प में वो आभूषण है जो केवल और केवल पुरुषों के द्वारा पहना जाता है। देखिए दोस्तों ये बोरला है, ये सिर का आभूषण है। बोरला जो है सिर का आभूषण है और इसे महिलाएं पहनती है। सिर का आभूषण है, इसे महिलाएं पहनती है। मुर्कियां जो है ये कानों का आभूषण है। मुर्कियां कानों का आभूषण है और इसे पुरुष पहनते हैं। अतः अपना उत्तर हो जाएगा मुर्कियां। तीसरा ऑप्शन है टड्डा। टड्डा है जो बाजू में पहना जाता है। ये बाजू का आभूषण है, इसे महिलाएं पहनती है। अंतिम आभूषण है बंगड़ी। बंगड़ी है जो दोस्तों हाथ में पहनी जाती है और महिलाओं के द्वारा पहनी जाती है। अतः अपना आंसर रहेगा मुर्कियां। मुर्कियां एक मूल्यवान धातु की बनी होती है, छोटी छोटी रिंग जैसी होती है। गांव में आपने देखा होगा कानों में पुरुषों के कानों में सोने की मुर्कियां होती है, वही मुर्कियां होती है दोस्तों। अतः केवल पुरुषों द्वारा पहने जाने वाला जो आभूषण है वो है मुर्कियां। अगला क्वेश्चन है दोस्तों अपना, अगला क्वेश्चन है चूंप नामक आभूषण कहां पहना जाता है? आभूषण से संबंधित एक क्वेश्चन और है, चूंप नाम का आभूषण कहां पहना जाता है? देखिए चूंप नाम का जो आभूषण है दोस्तों ये पहना जाता है दांतों में। अतः ये दांत का आभूषण है। दांत में पहने जाने वाला एक महत्वपूर्ण आभूषण और है और उसका नाम है रखन। अतः दांत के 2 महत्वपूर्ण आभूषण आपको याद रखने हैं, एक चूंप है, दूसरा रखन है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, गमेती निम्नलिखित में से किस जनजाति के लोगों का नेता होता है? जनजातियों के नेता होते हैं, जो मुखिया होता है उसे नेता कहा जाता है। अतः गमेती राजस्थान की किस जनजाति के नेता हैं? तो गमेती हैं जो राजस्थान की भील जनजाति के नेता हैं। भील जनजाति के नेता को क्या कहा जाता है? गमेती कहा जाता है। कुछ लोगों के दिमाग में है कि गमेतिया ग्रासिया जनजाति के लोगों के नेता को कहा जाता है, तो वो बिल्कुल गलत है दोस्तों। ग्रासिया जनजाति के नेता को गमेती नहीं कहा जाता। इस जनजाति के नेता को तो सहरोल कहा जाता है। सहरोल कहा जाता है। वो बात अलग है कि गमेती के साथ में आपने ग्रासिया जनजाति को जोड़ रखा है, इसके पीछे कारण है वो मैं अभी दिखाता हूं आपको। लेकिन सबसे पहले देखिए, पटेल कहा जाता है मीणा जनजाति के लोगों को।
अतः भील जनजाति के नेता हो गया गमेती, मीणा जनजाति का नेता पटेल, गुर्जर जनजाति के कोई नेता नहीं होते हैं। ग्रासिया जनजाति के नेता को सहरोल कहा जाता है। देखिए मैं बता रहा था कि ग्रासिया गमेती के साथ में किससे फिट हो रहा है। राजस्थान में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि गमेती ग्रासिया क्या है। गमेती ग्रासिया क्या है? गमेती ग्रासिया क्या है? गमेती ग्रासिया क्या है? तो दोस्तों ये एक विवाह है। ये क्या है? एक शादी है, एक विवाह है। विवाह है एक मांगलिक कार्य है। कैसे है? जब कोई भील पुरुष किसी ग्रासिया स्त्री से विवाह कर ले। दोबारा सुन लीजिए, जब कोई भील पुरुष किसी ग्रासिया स्त्री से शादी करता है तो उस भील पुरुष को क्या कहा जाता है? उस भील पुरुष को गमेती ग्रासिया कहा जाता है। अतः गमेती ग्रासिया अगर साथ में पूछा जा रहा है तो वो एक विवाह है, वो एक मांगलिक कार्य है, या वो एक शादी है। जबकि केवल गमेती पूछ लिया जाए कि गमेती किस जनजाति के नेता को कहा जाता है, तो गमेती भील जनजाति के नेता को कहा जाता है। मीणा जनजाति के नेता पटेल कहलाते हैं और ग्रासिया जनजाति के नेता को सहरोल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कटारगढ़ राजस्थान के किस किले का निवास क्षेत्र था? यानी पूछा यह जा रहा है कि कटारगढ़ राजस्थान के किस किले में स्थित है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, अलग से नोट लगा के इसको लिख लीजिए। देखिए कटारगढ़ है, ये राजस्थान में एक किला है, वो राजसमंद जिले में स्थित है, जिस दुर्ग की दीवार की काफी चर्चा रहती है और उस किले का नाम है कुंभलगढ़ का दुर्ग। कुंभलगढ़ दुर्ग राजस्थान के राजसमंद जिले में स्थित है। तो नोट लगा के लिखिए, कुंभलगढ़ राजस्थान के किस जिले में है? ये राजसमंद जिले में स्थित है। और इसी दुर्ग के बीचों बीच, बिल्कुल बीचों बीच एक दुर्ग बना हुआ है और उस दुर्ग का नाम है दोस्तों कटारगढ़ दुर्ग। कटारगढ़ दुर्ग काफी बुलंदी और ऊंचाई पर बना हुआ है। कटारगढ़ दुर्ग कुंभलगढ़ दुर्ग के बिल्कुल बीचों बीच काफी बुलंदी और ऊंचाई पर बना हुआ है। अतः एक बार अबुल फजल ने इस दुर्ग को देखा और देख के क्या कहा कि अगर मैं नीचे से खड़ा होकर इस दुर्ग को देखूं तो सिर की पगड़ी नीचे गिर जाए। अतः क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम में, राजस्थान के किस दुर्ग के बारे में कहा गया है कि सिर की पगड़ी गिर जाए? सिर की पगड़ी गिर जाए, तो वो कहा गया है दोस्तों राजस्थान के कटारगढ़ दुर्ग के बारे में। और कटारगढ़ दुर्ग स्थित है वो राजसमंद के कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित है। दोस्तों कटारगढ़ दुर्ग का एक उपनाम और है, और वो है दोस्तों मेवाड़ की आंख। इस दुर्ग का अन्य नाम क्या है? मेवाड़ की आंख। मेवाड़ की आंख राजस्थान के किस दुर्ग को कहा जाता है? तो मेवाड़ की जो आंख है वो राजस्थान के कटारगढ़ दुर्ग को कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है? क्योंकि दोस्तों कुंभलगढ़ दुर्ग में कटारगढ़ दुर्ग बना हुआ था, जो कुंभा का क्या था? एक निवास स्थान था। कुंभा स्वयं वहां पे रहता था और वो काफी बुलंदी और ऊंचाई पर बना हुआ था। अतः वहां बैठकर पूरे मेवाड़ की निगरानी रखता था। दोस्तों निगरानी रखने के लिए आंख की जरूरत होती है। अतः जिस प्रकार निगरानी रखने के लिए आंख की जरूरत थी, उसी तरह से कटारगढ़ दुर्ग में बैठकर महाराणा कुंभा द्वारा पूरे मेवाड़ की निगरानी रखी जाती थी। अतः इस दुर्ग को मेवाड़ की आंख कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों अपना, केंद्रीय मरु क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? तो जो केंद्रीय मरु क्षेत्र अनुसंधान संस्थान है दोस्तों, यह है जोधपुर में स्थित। जोधपुर में यह स्थित है। इसकी स्थापना 1959 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों अपना, राजस्थान कबीर यात्रा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बिल्कुल एग्जाम में देखने को मिल सकता है, चर्चा में है ये क्वेश्चन। राजस्थान कबीर यात्रा का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? देखिए कबीर यात्रा का नाम देखते ही पता लग रहा है कि कबीर कौन थे। कबीर एक संत थे, और संतों का काम क्या होता है? संतों का काम होता है गाना बजाना होता है। अतः गाने बजाने के लिए निम्न में से कौन सा ऑप्शन आपको नजर आ रहा है? तो वो है गायन। अतः राजस्थान कबीर यात्रा का संबंध गायन क्षेत्र से है। बात करते हैं थोड़ी सी राजस्थान कबीर यात्रा की। तो इसका जो प्रारंभ है वो सन 2012 में किया गया था। क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि राजस्थान
कबीर यात्रा की शुरुआत कब की गई थी? तो वो की गई थी सन 2012 में। ये कितने दिनों तक चलती है? तो ये 1 सप्ताह तक चलती है। ये एक साप्ताहिक कार्यक्रम है। अतः कबीर यात्रा का जो समय होता है 1 सप्ताह तक ये चलती है। और इसकी शुरुआत कब की गई थी? 2012 में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों अपना, निम्नलिखित में से असंगत युग्म को छांटिए। एक तरफ कुछ महोत्सव या कुछ मेले दिए गए हैं, दूसरी तरफ इनके जो आयोजन स्थल हैं वो दिए गए हैं। तो देखिए ग्रीष्म उत्सव कहां मनाया जाता है? राजस्थान में जब सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है तो उस समय सबसे ठंडा स्थान होता है माउंट आबू। अतः ग्रीष्म उत्सव मनाया जाता है माउंट आबू में, बिल्कुल सही है। चंद्रभागा जो मेला है ये झालावाड़ में पड़ता है, ये भी सही है। और हाथी महोत्सव भाई जयपुर में मनाया जाता है। यानी 3 ऑप्शन बिल्कुल सही है। चौथा देखिए, ऊंट महोत्सव के साथ में किसको बिठा दिया? जैसलमेर को। जचने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जहां ऊंट का नाम आ गया वहां बीकानेर अपने आप आ जाता है। जहां ऊंट का नाम आ गया वहां बीकानेर अपने आप आ जाता है। तो ऊंट महोत्सव कहां पे मनाया जाता है? ऊंट महोत्सव मनाया जाता है दोस्तों बीकानेर में। बीकानेर में ऊंट महोत्सव का आयोजन किया जाता है। अब कुछ झलक देख लेते हैं हम अभी अपने इस वर्ष के ऊंट महोत्सव की। इस वर्ष का ऊंट महोत्सव का आयोजन कब किया गया? क्वेश्चन पूछ लिया जाए, ऊंट महोत्सव 2023 का आयोजन कब किया गया? ऊंट महोत्सव 2023 का आयोजन 13 से 15 जनवरी 2023 को किया गया। 13 से 15 जनवरी 2023 को किया गया। स्थान तो बताने की जरूरत ही नहीं है, स्थान अपने आप फिक्स है। बीकानेर में हमेशा ऊंट महोत्सव का आयोजन किया जाता है। क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जो 2023 में अभी ऊंट महोत्सव का आयोजन हुआ था, ये राजस्थान का कौन से नंबर का ऊंट महोत्सव था? बिल्कुल सही क्वेश्चन, कौन से नंबर का ऊंट महोत्सव था? तो दोस्तों जो 2023 का ऊंट महोत्सव था ये 29वां ऊंट महोत्सव था। कौन सा महोत्सव था? 29वां ऊंट महोत्सव था। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में निम्नलिखित में से किस स्थान पर उड़न गिलहरी पाई जाती है? बिल्कुल राइट क्वेश्चन। उड़न गिलहरी कौन से अभयारण्य में पाई जाती है? उड़न गिलहरी पाई जाती है राजस्थान के सीता माता वन्य जीव अभयारण्य में। सीता माता वन्य जीव अभयारण्य उड़न गिलहरियों के लिए एक बिल्कुल आकर्षक अभयारण्य है, बिल्कुल आकर्षण का केंद्र बना हुआ है जहां पर उड़ने वाली गिलहरियां पाई जाती है। अब बात करूं कि इस सीता माता वन्य जीव अभयारण्य है ये राजस्थान के किस जिले में है? तो सीता माता वन्य जीव अभयारण्य दोस्तों राजस्थान के प्रतापगढ़ प्लस उदयपुर, राजस्थान के प्रतापगढ़, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ जिलों में इसका क्या है? विस्तार है। राजस्थान के प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, उदयपुर जिलों में सीता माता अभयारण्य का विस्तार है जहां पर उड़न गिलहरियां पाई जाती है। क्वेश्चन इसके क्षेत्रफल के बारे में भी पूछा जा सकता है। तो सीता माता वन्य जीव अभयारण्य का क्षेत्रफल 423 वर्ग किलोमीटर है। 423 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। अतः ये थी उड़न गिलहरियां जो पाई जाती है राजस्थान के सीता माता वन्य जीव अभयारण्य में। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के लांगुरिया गीतों का संबंध किससे है? लांगुरिया गीत भी गाए जाते हैं और लांगुरिया एक नृत्य भी है, दोनों एक ही जगह है। और यह है राजस्थान में करौली में एक मंदिर है केला देवी का मंदिर, जहां पे भक्तों द्वारा लांगुरिया गीत गाए जाते हैं, लांगुरिया नृत्य किया जाता है। लांगुरिया भगवान श्री हनुमान जी का प्रतीक है। यह लंगूर शब्द से बना है और केला देवी के मंदिर के सामने हनुमान जी का मंदिर है। अतः लांगुरिया गीत केला देवी के मेले में गाए जाते हैं। क्वेश्चन एग्जाम में एक बार इस तरह से पूछा गया, केला देवी का मेला किस नदी के किनारे लगता है? तो केला देवी का जो मेला है ये काली सील नदी के किनारे लगता है। काली सील नदी के किनारे लगता है। काली सील नदी के किनारे करौली में केला देवी का मंदिर लगता है, मेला लगता है, जहां पर उनके भक्तों द्वारा लांगुरिया गीत गाए जाते हैं और लांगुरिया नृत्य किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, बाला किला राजस्थान के किस जिले में स्थित है? बाला किला है जो राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है।
बाला किला राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है। क्वेश्चन यहां से इस तरह से भी बन सकता है दोस्तों कि मुगल बादशाह बाबर ने राजस्थान के किस किले में एक रात गुजारी थी? तो वो किला है दोस्तों बाला किला। क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बाला किला का वर्तमान स्वरूप किस शासक की देन है? तो वो है हसन खां मेवाती। हसन खां मेवाती ने इस किले का निर्माण करवाया था। हसन खां मेवाती ने इस किले का निर्माण करवाया था और एक रात यहां पर गुजारी थी मुगल बादशाह बाबर ने। अतः ये दो क्वेश्चन यहां से बन रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, चंद्रभागा मेला राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में आयोजित किया जाता है? तो चंद्रभागा मेला राजस्थान के कौन से जिले में बढ़ता है? अभी थोड़ी देर पहले अपन इस क्वेश्चन पे चर्चा कर चुके हैं। चंद्रभागा जो मेला है वो झालावाड़ जिले में बढ़ता है और वहां जिस स्थान पे बढ़ता है उसका नाम है झालरापाटन। झालरापाटन नाम की एक जगह है जहां पर चंद्रभागा मेला बढ़ता है और ये एक पशु मेला है। क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि मेवाती नस्ल के गायों के लिए कौन सा मेला प्रसिद्ध है? तो मेवाती नस्ल की गायों के लिए झालरापाटन झालावाड़ में भरने वाला चंद्रभागा मेला प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय स्तर का सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय स्तर का जो सरसों अनुसंधान केंद्र है दोस्तों ये सेवर में स्थित है। सेवर में तिलहन संबंधी फसलों के सुधारों के लिए एक केंद्रीय स्तर का सरसों अनुसंधान केंद्र खोला गया जो सेवर में स्थित है। सेवर कहां पर है? सेवर है भरतपुर में। सेवर है भरतपुर में। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अपना अगला क्वेश्चन है राजस्थान के किन जिलों में किन्नों का अधिकतम उत्पादन होता है? किन्नू एक प्रकार का फल है जिसका सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान के गंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों में होता है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में अनार की कौन सी बहार सबसे उपयुक्त है? अनार की कौन सी बहार सबसे उपयुक्त है? ये राजस्थान की या अनार की जो बहारें हैं उनका नाम है। अतः राजस्थान में जो बहार सबसे उपयुक्त है अनार की वो है दोस्तों मृग बहार। मृग बहार है तो इसके जो फल आते हैं वो दिसंबर से फरवरी के मध्य आते हैं। वर्तमान में इस टाइम में आप जो अनार खा रहे हो वो किस बहार के खा रहे हो? वो है मृग बहार। अतः राजस्थान में सबसे उपयुक्त बहार है जो अनार की वो है मृग बहार। अगला क्वेश्चन है अविकालीन जो नस्ल है वो निम्नलिखित में से किस जानवर की है? अविकालीन के नाम से कुछ याद आ रहा होगा, नहीं आ रहा तो मैं दिला देता हूं। देखिए एक राष्ट्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान है वो कहां पर है? अविकानगर टोंक में। और अविकानगर से याद मैच खा रहा अविकालीन। अतः अविकालीन किसकी नस्ल है? वो है भेड़ की। भेड़ की नस्ल है जो रेम्बुले नाम की रेम्बुले नस्ल की भेड़ थी। उस भेड़ का तो क्या था? उस भेड़ के नर था। रेम्बुले नस्ल की भेड़ का नर था और मालपुरा नस्ल की, मालपुरा स्थान है एक तहसील है टोंक की, वहां की क्या थी? मादा थी। मादा भेड़ थी। दोनों को मिलाकर एक नस्ल तैयार की गई। उस नस्ल का नाम था अविकालीन। अविकालीन इस नस्ल का नाम था। इसका जो ऊन का रेशा होता है वो बिल्कुल क्या होता है दोस्तों? पतला होता है जिसका सर्वाधिक उपयोग कालीन बनाने में किया जाता है। अतः इसी वजह से इस नस्ल का नाम क्या कर दिया? ये अविकानगर से उत्पन्न हुई और कालीन बनाने के काम में आती है। अतः अविकालीन जो नस्ल है वो किसकी है? भेड़ की है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों अपना मारुथारे देश में उपजे तीन रतन इक डोला दूजी मरवण तीजो कसुमल रंग। इस पंक्ति में कसुमल रंग किस रंग को कहा गया है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हो सकता है इस बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाए। इसे पूछने के 100% चांस नजर आ रहे हैं। सीधा एनसीईआरटी बुक से डायरेक्ट उठाया हुआ क्वेश्चन है। देखिए कसुमल रंग किस रंग को कहा गया? तो जो कसुमल रंग है दोस्तों वो लाल रंग को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है अपना और आज का लास्ट क्वेश्चन है राजस्थान का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? तो राजस्थान का जो मैनचेस्टर है वो भीलवाड़ा को कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर सर्वाधिक
सर्वाधिक वस्त्रों का उत्पादन किया जाता है। अतः राजस्थान का जो मैनचेस्टर है वो किसे कहा जाता है? भीलवाड़ा को। ये थी अपनी आज की क्लास दोस्तों। मिलते हैं अगली क्लास में और अपनी अगली क्वेश्चनों की श्रृंखला को लेकर। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद और जुटे रहिए अपनी तैयारी में। सभी को धन्यवाद।